सो है गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था उस रात तेजुन ने सियोन को अपने ऑफिस में बुलाया था। वहां पर उसने उससे कैजुअली पूछा क्या वो इस वीकेंड पर बिजी है। सियोन ने बिना झिझक के जवाब दिया हाँ वो बिजी है क्योंकि वो ब्लाइंड डेट पर जा रही है। लेकिन उसी मोमेंट सीईओ ने कह दिया उसे अफसोस है लेकिन इस वीकेंड भी उसे काम पर आना पड़ेगा, इसी वजह से उसे अपने सारे प्लान कैंसिल करने होंगे। ये सुनते ही सियोन उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखने लगी। तेजुन ने कहा भले ही उसे सॉरी हो लेकिन इस मंडे से पहले सारा काम होना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सियोन उसके चेहरे से समझ गई कि उसे जरा भी अफसोस नहीं था। गुस्से में उसे सोचा तेजुन उसकी प्राइवेट लाइफ में हद से ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है और जो वो कर रहा है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तब अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या तेजुन के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है? अगर ऐसा होता तो शायद उसका बिहेवियर थोड़ा लॉजिकल लगता, लेकिन उसने अगले पल ही खुद को समझा लिया कि ये ऑलमोस्ट होना इम्पॉसिबल है। अगर तेजुन उसे पसंद करता तो कभी भी उसे ऐसा ट्रीट नहीं करता। हिम्मत जुटाकर सियोन ने उसे सीधा पूछ लिया क्या वो उससे नफरत करता है। उसने सच्चाई से कहा अगर जवाब हाँ हुआ तो उसे बुरा लगेगा। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर तेजुन ने साइलेंस तोड़ते हुए कहा कि वो सियोन को एक मेहनती, डिलिजेंट और इंटेलिजेंट एम्प्लॉय के रूप में देखता है और उसे उम्मीद है कि वो डिसअपॉइंट नहीं करेगी। उसने क्लियरली कहा कि वो उसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता। इसके बाद तेजुन अपने चेयर से उठा, उसे याद दिलाया कि काम मंडे तक सबमिट हो जाना चाहिए और गुड इवनिंग विश करके वहां से चला गया। सियोन ने अपने आंसू रोक लिए और सोचने लगी हर बार की तरह वो फिर गलत थी। उस जैसे आदमी की नजर कभी भी उस पर नहीं पड़ सकती। ऑफिस वापस आकर उसने डिसाइड कर लिया कि वो वीकेंड से पहले सारा काम कंप्लीट करेगी ताकि बाद में उसके पास डेट पर जाने का टाइम हो। पूरे जोश के साथ वो काम में लग गई और खुद से प्रॉमिस किया कि वो तेजुन को दिखा देगी कि वो क्या कर सकती है। तभी लिफ्ट में तेजुन के साथ सेक्रेटरी सॉन्ग मून थी। वो उसे बहुत सोच समझ कर देख रही थी। साफ था वो उसे किसी बात पर बात करना चाहती थी, लेकिन तेजुन उसे लगातार इग्नोर कर रहा था। आखिरकार सोंगमुन खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछ ही लिया क्या वो उससे एक सवाल पूछ सकती है। और यहाँ से शुरू होती है आज की वीडियो की। ट्यून ने ये सब इंटरेस्ट के साथ देखा। सॉन्गमून ने कहा कि उसने नोटिस किया है कि रिसेंटली वो आदमी मैनेजर हन सियोन के लिए काफी कंसर्न दिखा रहा है। ये सुनकर ट्यून शॉक में उस औरत को देखने लगा। चैप्टर 26। तायुन को 20 साल पहले हुई बातें याद आने लगीं। बचपन में गार्डन में चलते हुए उसने गार्डनर को हेलो बोला जो पेड़ साफ कर रहा था। गार्डनर ने भी प्यार से यंग मास्टर को हेलो कहा और बोला कि समर ऑलमोस्ट खत्म हो रही है और बाहर ठंड बढ़ने लगी है। छोटे ट्यून ने कहा कि वो गार्डन में बैठकर रीडिंग करना चाहता है। उस आदमी ने रिप्लाई दिया कि वो स्टेप लैडर हटा देगा ताकि उसे डिस्टर्ब ना हो। लड़के ने अपॉलॉजी दी और कहा कि उसका इंटेंशन इंटरफेयर करना नहीं था, फिर थैंक यू बोला। गार्डनर ने कहा इट्स ओके। उसने सोचा कि ट्रेजेडी के बाद भी ये लड़का कितना काइंड और अच्छा है। ट्यून पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ गया और एक बार फिर थैंक यू बोला। जैसे ही गार्डनर उसकी नज़रों से दूर हुआ, लड़के ने गहरी सांस ली और सोचा कि कम से कम यहाँ कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। वो बुक पढ़ने लगा और फिर सोचने लगा कि सून गार्डन से वापस आने वाली होगी। उसे क्यूरियोसिटी हुई कि वो क्या कर रही होगी, पर वो बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी। स्कूल और एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग के बावजूद उसे लगा कि ये लड़की उससे भी ज़्यादा बिजी है। ट्यून को पता ही नहीं चला और वो पेड़ की छांव में सो गया। वो गहरी नींद में था कि अचानक किसी की परछाई उसके चेहरे पर पड़ी। अचानक उसे किसी के किस करने का एहसास हुआ और वो तुरंत उठ गया। उसने आंखें खोलकर सोचा शायद उसके ग्रैंडफादर होंगे और बोला कि वो गलती से बेंच पर सो गया था। मुड़कर देखा तो उसके सामने छोटी सियोयुन खड़ी थी। लड़की स्वीट सी स्माइल के साथ बोली कि अगर किस कर दो तो वो भी जाग जाती है। लड़का जोर से ब्लश हो गया, बुक उठाई और बेंच से नीचे कूद गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि अगर उसने फिर से उसे ऐसे टच किया तो वो उसे पेड़ की शाख से लटका देगा। लड़की को समझ ही नहीं आया कि वो इतना गुस्सा क्यों हो गया। सियोयुन ने उसे प्ले करने को कहा पर लड़के ने मना कर दिया और बोला कि उसके पास बहुत काम है। तब लड़की ने उसे टीज किया और कहा कि वो फिर से किस करेगी। लड़का और ज़्यादा शर्मा गया और खुद को डिफेंड करने लगा। उन दोनों को पता नहीं था कि कोई कोने से उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद आंटी ने ट्यून को बताया कि सियोयुन का फैमिली अचानक चला गया है, किसी को बिना बताए। लड़का शॉक और अपसेट हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उसने गुड बाय भी क्यों नहीं बोला। उसे याद आया कि कैसे वो दोनों स्वीट्स शेयर करते थे और साथ में कितना टाइम स्पेंड करते थे। वो गुस्से से कांप उठा और अपनी मुट्ठी भींच ली। ट्यून को यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ के बाद वो ऐसे ही चले गए। आंटी ने अपने नेफ्यू की हालत देखी और वरी हो गई। उसे समझ आ गया था कि दोनों बच्चे एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे। अचानक लड़के ने कहा कि वो अपसेट नहीं है, उसे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। अब सेक्रेटरी सॉन्गमून की बात सुनकर आदमी ने साइड से उसे देखा।
आई हेट हर, उसने कहा। ये सुनकर वो औरत शॉक हो गई। टायोन ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला कि उसका मतलब है कि उसे उस टाइप के लोग पसंद नहीं। सियोयुन दूसरी रात भी काम कर रही थी। उसकी आंखें मुश्किल से खुली हुई थीं और वो सोच रही थी कि बस थोड़ा और पेशेंस रखना है। उसने सिर्फ कुछ ही घंटे सोया था और नाइटमेयर्स आए थे डायरेक्टर के बारे में। दिन में वो सर्विस सेंटर में काम करती थी। उसने खुद को एक गोल दिया था कि सारा काम टाइम पर ख़त्म करके ब्लाइंड डेट पर भी जाना है। वो मेहनत से काम करती रही और प्लान किया कि घर जाते ही सीधा सो जाएगी। और आखिरकार जैसे ही उसने काम कंप्लीट किया, ट्यून ऑफिस में एंटर हुआ। उसने हेलो कहा और लड़की बोली कि अच्छा हुआ वो आ गया, क्योंकि वो बस बताने ही वाली थी कि सब काम हो चुका है। सियोयुन थोड़ी स्मग सी हो गई, टेबल की तरफ इशारा किया और कहा कि उसने सारे टास्क्स कंप्लीट कर लिए हैं। आदमी फ्रीज हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सारा काम इतने कम टाइम में कैसे हो गया। लड़की ने उसे बैठकर चेक करने को कहा। सीईओ ने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और फोल्डर्स चेक किए और धीरे से बोला कि वाकई उसने सारा काम कर दिया है। ट्यून ने पूछा कौन हेल्प कर रहा था। लड़की ने ब्राइट स्माइल के साथ कहा कि उसने सब कुछ अकेले ही किया है। उसने सोचा कि अगर उसे इतना काम करना होता तो उसे बिना सोए कई दिन लग जाते। उसने पूछा कि वो कैसे मैनेज कर पाई। लड़की ने अपनी मुट्ठियां बंद की और स्माइल के साथ बोली, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ़ यू रियली वॉन्ट इट। ट्यून ने उसकी तारीफ की और कहा कि वो उस पर किसी भी काम के लिए ट्रस्ट कर सकता है। लड़की खुद पर बहुत प्राउड और खुश थी। वो बस कहने ही वाली थी कि अब वो घर जाएगी, तभी ट्यून ने उसे इंटरप्ट कर दिया। उसने कहा कि फ्यूचर टीम के लिए कुछ और टास्क्स डिस्कस करने का टाइम आ गया है। लड़की को लगा जैसे उसके वीकेंड के सारे प्लान्स क्रश हो गए हों। ट्यून ने हाथ फोल्ड किए और फेक स्माइल के साथ बोला कि पहले वो ये काम मंडे से शुरू करने वाला था, पर अब उसने उससे इंस्पिरेशन ले ली है। उसने सजेस्ट किया कि काम आज ही शुरू कर देते हैं। उसने आंसर का वेट भी नहीं किया और तुरंत इंस्ट्रक्शंस देने लगा। अचानक लड़की को चक्कर आने लगे। उसका लास्ट थॉट ये था कि क्या उसे और भी काम करना पड़ेगा। ट्यून काम समझाता रहा बिना ये नोटिस किए कि लड़की बिल्कुल चुप है। फिर उसे इरिटेट होकर लगा और उसने मुड़कर पूछा कि क्या वो सुन भी रही है या नहीं। तब उसने देखा कि सियोयुन जमीन पर बेहोश गिर चुकी है। उसके पास बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं बची थी। उसका लास्ट थॉट ये था कि अभी अगर कंपनी का प्रेसिडेंट भी आ जाए तब भी वो नहीं उठ पाएगी। एक आंसू उसके गाल पर गिरा और वो बेहोश हो गई। ट्यून उसे इमरजेंसी रूम ले गया। डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक है, बस ओवरवर्क्ड है। सेक्रेटरी सॉन्गमून ने ऑफिस कॉल करके पता लगाया कि लड़की 2 दिन से बिना ब्रेक काम कर रही थी, घर भी नहीं गई थी। आदमी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई 2 दिन तक बिना सोए काम कर सकता है। उसने कहा कि अब काफ़ी लेट हो चुका है और लड़की को घर जाना चाहिए। सेक्रेटरी ने ऑफर किया कि वो सियोयुन का ख्याल रखेगी, पर सीईओ ने कहा कि वो खुद संभाल लेगा। अचानक लड़की ने प्यारी सी नींद में स्नोरिंग शुरू कर दी। ट्यून ने सेक्रेटरी को घर भेज दिया और थैंक यू बोला। वो बेड के पास बैठ गया और इधर-उधर देखा। 20 साल बाद इमरजेंसी रूम आया था, पर सब कुछ वैसा का वैसा ही था। सियोयुन ने नींद में करवट ली और आदमी थोड़ा और पास झुक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस हालत में ब्लाइंड डेट पर जाने वाली थी। अचानक लड़की का फ़ोन रिंग हुआ। ट्यून ने देखा कि कॉल उस आदमी का था जिसके साथ उसकी ब्लाइंड डेट थी। उसने फ़ोन उल्टा रख दिया ताकि स्क्रीन ना दिखे, पर फ़ोन लगातार वाइब्रेट करता रहा। ये ट्यून को इरिटेट करने लगा। उसने सोचा कि सामने वाला आदमी बिल्कुल सेंस नहीं रखता। उसने फ़ोन उठाया और कॉल रिसीव करके खुद को सियोयुन का फ्रेंड बताया। बोला कि वो अभी फ़ोन नहीं उठा सकती, पूछा क्या मैसेज देना है। दूसरी तरफ से आदमी ने थोड़ा घबराकर कहा कि वो सॉरी है, पर वो ब्लाइंड डेट कैंसिल करना चाहता है। उस आदमी से कहा कि मेरी तरफ से सॉरी बोल देना और ये भी बता देना कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास वापस चला गया हूँ, इसलिए अब मैं सियोन से और कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। कॉल खत्म करने के बाद टजुन ने हन सियोन को देखा, जो बिल्कुल बेबी की तरह गहरी नींद सो रही थी। उसे देखकर वो हैरान हो गया कि वो इतनी शांति से कैसे सो पा रही है। उसने सोचा कि इतनी मेहनत करते करते वो थकती क्यों नहीं। आमतौर पर जितनी ज्यादा मुश्किल होती है, लोग उतने ही गुस्से वाले हो जाते हैं, पर ये लड़की हर हार्डशिप के बावजूद एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसे ये भी नहीं पता था कि सही तरीके से जीना कैसे होता है। आदमी उसे देखता रहा और उसे याद आया कि कैसे वो खुद को बार बार एग्जॉशन तक धकेल देती थी और दूसरों के लिए उसकी सेल्फलेसनेस का क्या रिजल्ट निकला। उसने हाथ फोल्ड किए और सोचा कि अगर वो हमेशा उसके पास रहे तो शायद सब बेटर हो जाए। टजुन ने गहरी सांस ली और हाथ अपने बालों में फेर लिया।
वो थोड़ा एम्बैरेस था, पर वो ये मानने से खुद को रोक नहीं पाया कि ये लड़की उसकी टाइप है। प्रॉब्लम कुछ और ही थी। उसे रियलाइज़ हुआ कि जैसे ही उसके ग्रैंडफादर और आंटी को उनके रिलेशन के बारे में पता चलेगा, वो तुरंत एक्शन लेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में ये गलत होगा। सी यून को शायद कंपनी से निकाल दिया जाएगा और वो फिर से 20 साल के लिए गायब हो जाएगी, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह। उनके लिए एक नॉर्मल एम्प्लॉय का कोई मतलब नहीं था। टजुन ने हाथ बढ़ाकर लड़की के चेहरे को सॉफ्टली स्ट्रोक किया। उसे समझ आ गया था कि उसके साथ वो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो फैमिली का इम्पॉर्टेंट मेंबर है। पर इस वक्त उसे अपनी बाहों में लेने से कोई नुकसान नहीं था। अचानक सी यून ने आंखें खोल दी और आदमी ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया, इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाए। लड़की घबराकर बेड पर सीधा बैठ गई और पैनिक में पूछा कि वो कहाँ है। आदमी ने उसे शांत करने की कोशिश की और बोला कि वो थकान की वजह से बेहोश हो गई थी और वो और सेक्रेटरी सेंगमुन उसे इमरजेंसी वार्ड ले आए थे। सी यून डर और एम्बैरेसमेंट महसूस कर रही थी। तब टजुन ने ऐड किया कि उसकी ब्लाइंड डेट कैंसिल हो चुकी है, और तब जाकर लड़की सच में अपसेट हुई। उसने उसे पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ था और बोला कि जस्ट इन केस उसने कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड भी कर ली थी। लड़की ने उसका थैंक यू किया, पर और ज़्यादा एम्बैरस हो गई क्योंकि उसने उसकी फेलियर देख ली थी। सी यून ने अपना फ़ोन उठाया और उन दोनों की कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग सुनी। उसने सोचा कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी एक्स के पास वापस चले जाते हैं। शायद कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये सब उसके साथ होगा, पर जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। सच कहूँ तो उसे थोड़ी जेलसी भी हुई। वो भी एक नॉर्मल रिलेशनशिप चाहती थी। लड़की को डाउट हुआ कि क्या कोई भी उसमें सीरियसली इंटरेस्टेड होगा जब उसे पता चलेगा कि उसमें बिना शादी अपनी लाइफ का एक हिस्सा अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को दे दिया था और उसकी माँ के लिए अपनी हेल्थ सैक्रिफाइस कर दी थी। शायद लोग उसे सिर्फ एक स्टूपिड और शैलो लड़की समझेंगे। उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है या नहीं जो उसके स्कार्स और पास्ट के साथ उसे एक्सेप्ट करे बिना पीछे देखे। और अगर ऐसा कोई नहीं हुआ तो उसे अपनी पूरी लाइफ अकेले ही जीनी पड़ेगी। सी यून रो पड़ी, पर फिर भी उसने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार ट्रू लव फील करने की होप कभी नहीं छोड़ी। उसने सीईओ की तरफ देखा और बोला कि वो इसलिए रो रही है क्योंकि वो लेंसेज लगाए लगाए सो गई थी, और इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी बोला। टजुन ने उसे टेंशन के साथ देखा और कहा कि उसे अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वो चेयर से उठा और बोला कि वो उसे भर छोड़ देगा। लड़की ने थैंक यू बोला और कहा कि वो खुद घर जा सकती है, पर उसने उसकी बात नहीं सुनी। सी यून सरप्राइज हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसे और ट्रबल हो, पर आदमी ने कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की उसके बढ़े हुए हाथ को कंफ्यूज होकर देख रही थी, और उधर आदमी नर्वस हो गया और बोला कि हाथ पकड़ो। लड़की का हाथ पकड़कर वो उसे एग्जिट की तरफ ले गया। उसका हाथ काफी स्ट्रांग और वार्म था। कुछ देर बाद सीईओ ने सी यून से कहा कि वो कल ऑफिस ना आए और रेस्ट करे। उसने डिनर बाय करने का ऑफर भी दिया, पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने उसे ध्यान से देखा तो पता चला कि लड़की फिर से सो गई है। उसने उसे उठाने की कोशिश की और बोला कि वो उसके घर पहुंच चुके हैं। लड़की ने नींद में ही धीरे से कहा कि उसे थोड़ा और सोना है। टजुन को गुस्सा आ गया और उसने पूछा कि क्या वो घर जाने वाली है या नहीं, पर लड़की गहरी नींद में थी। वो सोच रहा था कि उसे कैसे जगाया जाए। जो लड़की एग्जॉशन से बेहोश हो चुकी हो, उसे झटका देना पॉसिबल नहीं था। ट्यून अपनी कार में शांति से सो रही लड़की को देख रहा था। वो थोड़ा पास झुका और उसके कान में धीरे से बोला, हैन सियो यून, उठ जाओ, अगर डांट नहीं खानी है तो। भारी सांस लेते हुए ट्यून सियो यून को अपनी पीठ पर उठाकर उसके घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने सोचा कि अगर ये उसकी तरफ से पनिशमेंट है क्योंकि उसकी वजह से लड़की ने ब्लाइंड डेट के लिए खुद को एग्जॉशन तक काम करवाया, तो उसे सच में बहुत अफसोस है। आखिरकार वो उसके अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंच गए। अगर उसे पर्सनल फाइल की इन्फॉर्मेशन सही याद थी तो दरवाजे का पासवर्ड जानना ज़रूरी था। लड़की को बाहों में लिए हुए उसने उसे जगाने की कोशिश की ताकि पासवर्ड पूछ सके, पर हैन सियो यून उसकी पीठ पर बिल्कुल शांति से सो रही थी, अपने हाथ उसके गर्दन के इर्द गिर्द मजबूती से लपेटे हुए। थका हुआ ट्यून जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उठ जाओ और पासवर्ड बताओ, वरना वो उसे दरवाजे के नीचे ही छोड़ देगा। शोर सुनकर नेबर्स बाहर आ गए और कमेंट्स करने लगे ताकि वो आदमी आवाज़ बंद करे। ट्यून को बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। उसे समझ आ गया कि अब उसके पास कार में वापस जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसने लड़की को फिर से सीट पर लिटाया और ब्लैंकेट से ढक दिया।
सीओ यून को देखकर उसने सोचा कि पहली बार उसने किसी को इतनी गहरी नींद में सोते हुए देखा है। उसके दिमाग में ये भी आया कि कहीं उसने हॉस्पिटल में दी गई स्लीपिंग पिल्स तो नहीं ले लीं। फिर उसने खुद से कहा कि इस वक्त वो खुद उससे ज़्यादा थका हुआ है। आखिर वो उसे उठा उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ उतर चुका था और उसकी बैक भी दर्द कर रही थी। ट्यून ने चेक किया कि लड़की कंफर्टेबल है या नहीं और डिसाइड किया कि वो 12 बजे तक वेट करेगा। अगर तब तक वो नहीं उठी तो वो उसे अपने घर ले जाएगा। टाइम मिडनाइट से काफ़ी आगे निकल चुका था। अपनी 30 साल की जिंदगी में ये पहली बार था जब टाई किसी लड़की को अपने घर लाया था। बाहर विंडो से धूप आ रही थी और सीओ यून ने आंखें खोली। उसे याद भी नहीं था कि लास्ट टाइम उसने इतनी अच्छी और इतनी लंबी नींद कब ली थी। अचानक उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे पता ही नहीं है वो कहाँ है। उसने आसपास देखा और एक बड़ा क्लीन रूम नजर आया। सियोन ने चेक किया कि उसके कपड़े और बॉडी बिल्कुल ठीक हैं। उसे कुछ भी वियर्ड फील नहीं हो रहा था। अचानक उसे अपने फ़ोन का ख्याल आया। वो घबराकर बेड पर हाथ घुमाने लगी और इधर उधर देखने लगी। आखिर उसने फ़ोन बेड साइड टेबल पर रखा देखा। फ़ोन उठाते ही उसने स्क्रीन पर लगा एक स्टिकर देखा जिसमें लिखा था कि वो किम जोंग के घर पर है। सीओ यून के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में ग्रैटिट्यूड के आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सीईओ ने उसका इतना ख्याल रखा। पहले उसने लेट तक काम किया, फिर उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उसकी केयर भी करनी पड़ी। लड़की को बस इतना याद था कि वो ट्यून की कार में सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ और वो उसके घर कैसे पहुंची, उसे कुछ याद नहीं था। सियोन ने दरवाजे की तरफ देखा और सोचा कि क्या वो रूम से बाहर जा सकती है। सीढ़ियां नीचे उतरते हुए वो हैरान थी कि उसका घर इतना बड़ा कैसे है। वो सोच रही थी कि क्या वो अकेला ही इतनी जगह यूज़ करता है। आखिर उसने ट्यून को किचन में खड़े देखा। लड़की चुपचाप उसके पास गई, पर आदमी अचानक मुड़ गया। ताइजून घर के कपड़ों में था, बाल थोड़े गीले और बिखरे हुए थे। उसने सिंसियरली स्माइल की और पूछा कि उसकी नींद कैसी रही। सीओ यून एम्बैरेस हो गई, इतनी परेशानी देने के लिए गिल्टी फील कर रही थी। उसने हेलो बोला और हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक यू कहा। वो अभी अपोलोजाइज करना शुरू ही कर रही थी कि आदमी ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि उसने पहली बार किसी को इतना एग्जॉस्टेड देखा है। ट्यून हंसकर बोला कि शायद उसे याद ना हो, पर वो उसे कार से उठाकर उसके अपार्टमेंट के दरवाजे तक पीठ पर ले गया था। पर क्योंकि उसने डोर का पासवर्ड नहीं बताया, उसे वापस उठाकर लाना पड़ा और आखिर में अपने घर ले आया। सीओ यून शर्म से खड़ी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आदमी 3 फ्लोर्स उसे उठाकर चढ़ा उतरा था। फिर आदमी ने ऐड किया कि उसके बिल्डिंग में एलिवेटर खराब था, इसलिए उसे 30th फ्लोर तक उठाकर ले जाना पड़ा। ये सुनकर लड़की डर गई। सीओ यून नर्वस हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे और उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। ट्यून ने स्मर्क किया और सोचा कि ये लड़की कितनी स्टूपिड है। क्या उसे रियलाइज नहीं हुआ कि वो झूठ बोल रहा है? अचानक सीओ यून ने फिर से अपोलोजाइज करना शुरू कर दिया। बोली कि उसे बुरा लग रहा है और ऐसा दोबारा नहीं होगा। ट्यून ने उसे रोका और कहा कि बस करो, सब ठीक है, और उसे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया। सियोन ने मना करना शुरू किया और कहा कि वो घर जाना चाहती है। ट्यून थोड़ा झुका और बोला कि वो उससे बात करना चाहता है, स्पेशली इतना सब करने के बाद। उसके लिए ब्रेकफास्ट साथ करना कम से कम रिटर्न में तो बनता है। आदमी ने गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट की प्लेट्स टेबल पर उसके सामने रख दी। सीईओ का केयर देखकर सीओ यून की आंखें भर आई, लगभग खुशी से रो ही पड़ी। चैप्टर 29। दोनों यंग लोग टेबल पर बैठ गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। सियोन को लगा कि ये उसकी लाइफ का सबसे ऑकवर्ड ब्रेकफास्ट है। जब आदमी ने पूछा कि उसकी नींद अच्छी हुई या नहीं, तो उसने थैंक यू बोला और कहा कि हाँ, ठीक थी। वो स्पून उठाकर मुंह तक ले ही जा रही थी कि सीईओ ने बोला कि उसके ऑपोजिट वो बिल्कुल भी सो नहीं पाया था। लड़की अचानक फ्रीज हो गई। आदमी कैजुअली स्माइल करता रहा और बोला कि क्योंकि वो उसके बेड पर सो रही थी, उसे सोने का चांस ही नहीं मिला। वो अजीब सी चेयरफुल में इसके साथ बात कर रहा था। लड़की को फिर से गिल्ट फील हुआ। उसकी एपेटाइट तक चली गई। वो फिर से सॉरी सॉरी बोलने लगी, लेकिन टे ने उसे इंटरप्ट किया और बोला कि वो फ्यूचर टीम के वर्क के बारे में डिस्कस करना चाहता है। उसने कहा कि वो टीम के लिए सेलफोन्स में स्पेशलाइज करने वाले 2 और वर्कर्स हायर करना चाहता है। अगर लड़की सूटेबल कैंडिडेट सजेस्ट कर दे तो उसके लिए ईजी होगा, वरना वो खुद ही किसी को चूज कर लेगा। उसने ये भी ऐड किया कि अब टीम प्रोजेक्ट के बाद सिर्फ 1 घंटा काम होगा। वो नहीं चाहता था कि लड़की रात में काम करे और खुद को ओवर एक्सर्ट करे। वो उसकी हेल्थ को लेकर वरिड था। उसने कहा कि इतना काम करना कि बेहोश हो जाना नॉर्मल नहीं है और उसे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। कॉइन जानती थी कि सर्जरी के बाद उसका बॉडी अभी फुली रिकवर नहीं हुआ था और उसे ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। उसने डिसाइड किया कि अब से वो अपना ज़्यादा ध्यान रखेगी और एडिशनल विटामिन्स लेना स्टार्ट करेगी।
लड़की ने सीईओ को रिप्लाई दिया कि वो बिल्कुल फाइन है और प्रॉमिस किया कि ऐसा दोबारा नहीं करेगी। टुन ने उसे कहा कि खाना जल्दी खा ले बिफोर फूड ठंडा हो जाए। लड़की ने खाना खाना स्टार्ट किया और आदमी को लगा कि वो काफ़ी क्यूट लग रही है। अचानक लड़की के चेहरे पर बालों की एक लड़ी आ गई और आदमी ने सोचा कि वो गंदी हो जाएगी, इसलिए उसने आगे बढ़कर उसे ठीक करने की कोशिश की। लेकिन सियो युन ने तुरंत दोनों हाथों से अपने बाल उठाए और बिना रबर बैंड के ही पोनीटेल बना ली। आदमी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तेजुन ने माना कि वो आमतौर पर सुबह खाना नहीं खाता, और जब लड़की ने कहा कि वो भी ऐसा ही करती है तो उसने बोला कि वो अच्छी एपेटाइट के साथ खा रही है। इस पर युन ने कहा कि ये इसलिए है क्योंकि सीईओ उसके लिए खाना बना रहा था। आदमी ने उसे देखा। लड़की थोड़ी एम्बैरेस्ड थी, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट लग रही थी। उसे लड़की को खाते हुए देखना और उसका शर्माकर कॉम्प्लीमेंट देना काफ़ी पसंद आ रहा था। खुद को लड़की को एडमायर करते हुए पकड़कर वो टेबल से उठ खड़ा हुआ और बोला कि वो कपड़े चेंज करने जा रहा है। उसने लड़की से कहा कि आराम से खाए और अच्छे से खाना फिनिश करे। जाते वक्त उसने बोला कि बर्तन वहीं छोड़ देना। लड़की समझ नहीं पाई कि उसे अचानक क्या हो गया और वो इतनी जल्दी टेबल से क्यों उठ गया। तेजुन एम्बैरेसमेंट में अपनी गर्दन रब करने लगा और सोचने लगा कि वो इस लड़की के पास आकर इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। उसके पास होते ही उसे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल लगता था। उसके सारे सेंसेस ज़्यादा सेंसिटिव हो गए थे। कुछ देर बाद सीओ युन ने अपना सामान इकट्ठा किया और रूम में एक बार देख लिया कि कहीं कुछ भूल तो नहीं गई। वो पहले ही उस इनकन्वीनियंस को लेकर एम्बैरेस थी जो उसने उसे दी थी, और ऊपर से उसने घर छोड़ने के लिए ड्राइव ऑफर कर दी। लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सोच रही थी कि चाहे वो उसे काम में पूरी तरह बिजी कर देता हो, लेकिन अब वो उसका इतना ख्याल रख रहा है कि वो इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहती। तेजुन पहले ही नीचे लड़की का वेट कर रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला कि बैग उसे दे दे, वो उठा लेगा। सीओ ने मना करने की कोशिश की और कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ने बस उसके कंधे से बैग खींच लिया और उसे अपना ख्याल रखने और जल्दी चलने को कहा। लड़की जल्दी से उसके पीछे भागी, उसका हाथ पकड़ा और उसे समझाने लगी कि वो बिल्कुल ठीक है और अपना बैग खुद उठा सकती है। उसे पता भी नहीं चला कैसे, लेकिन उसकी कोहनी पीछे रखे एक वाज से टकरा गई। वाज जोर से गिरकर टूट गया। सीओ डर के मारे फ्रीज हो गई। वो सोचने से भी डर रही थी कि वास का क्या हाल हुआ होगा और प्रिंसिपल उस पर कितना गुस्सा करेगा। मुड़कर देखने पर उसे पता चला कि वास कंप्लीटली डैमेज हो चुका था। लड़की घबराकर बार बार माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि उसने जानबूझकर नहीं किया। तेजुन ने उसे बिल्कुल कैजुअली देखा। उसने कहा कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो बस किसी को कॉल करेगा और इशू सॉल्व हो जाएगा। सेओ उसे देखती रह गई जब उसने सेक्रेटरी को कॉल करके कहा कि उसे उस मून वास का रिप्लेसमेंट चाहिए जो उसकी आंट ने गिफ्ट किया था। उसने कहा कि अगर आंटी को पता चला कि वास टूट गया है तो वो अपसेट हो जाएंगी, इसलिए बिल्कुल वैसा ही वास चाहिए। और जब लड़की ने सुना कि उस वास की प्राइस लगभग 5 मिलियन वॉन है तो वो वहीं के वहीं जम सी गई और लगभग बेहोश हो गई। उसके बोलना खत्म करते ही तजुन ने लड़की की तरफ देखा और बोला कि मैटर सेटल हो चुका है और मनी इज़ जस्ट मनी। सियोन को जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को एक फेलियर जैसा फील हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सीईओ ने उस बात का बुरा नहीं माना और वो रोने के बिल्कुल करीब थी। जब वो फाइनली लड़की के घर पहुंचे तब भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने उसका 5 मिलियन वॉन का वास तोड़ दिया है। चाहे उसे लग रहा था कि तजुन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी उसे लगा कि उसे दिल से दोबारा सॉरी बोलना चाहिए। सियोन पसीने से भीगी हुई थी और उसने हिम्मत जुटाई। अचानक उसके मुंह से अपॉलॉजी निकल गई और वो बोल पड़ी कि बिना लेंसेज पहने होने की वजह से वो कितनी क्लमजी हो गई थी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो सच में बहुत सॉरी थी। आदमी ने पूरी अटेंशन के साथ उसकी बात सुनी। सियोन उसकी आंखों में तक नहीं देख पा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। अचानक तजुन ने कहा कि लड़की ने वास इसलिए पुश किया क्योंकि वो उससे अपना बैग वापस लेने की कोशिश कर रही थी, इसलिए इस इंसिडेंट के लिए वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। लड़की ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो खुद अपोलोजाइज करने लगेगा। उस आदमी ने पूछा कि क्या वो खुद घर जा सकती है या फिर वो उसे घर तक छोड़ दे। वो ब्रॉड स्माइल के साथ बोला कि उसे याद है कि लेंसेज के बिना लड़की को ठीक से दिखता नहीं है, इसलिए वो हेल्प ऑफर कर रहा है। लड़की शर्मा गई और एम्बैरस फील करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ इतना नाइस और केयरिंग क्यों बिहेव कर रहा है। उसने डोर नॉब पकड़ा और बोला कि क्योंकि वो रोज़ यहाँ से वॉक करती है इसलिए वो खुद घर जा सकती है। लेकिन उसके बोलना खत्म करते ही तजुन कार से बाहर निकला और पैसेंजर डोर की तरफ बढ़ गया। उसने डोर खोला, लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ।
सियोन ध्यान से सीढ़ियां चढ़ने लगी और आदमी उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो अपनी लोअर लिप काटकर सोच रही थी कि सीईओ उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए इतना अटेंटिव और काइंड क्यों है। चैप्टर 30। सियोन को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने के बाद आदमी ने उसे गुड डे विश किया और मंडे तक के लिए गुड बाय बोला। शर्माई हुई लड़की ने उसकी तरफ देखा और सब कुछ के लिए फिर से थैंक्स बोला। अपार्टमेंट के अंदर जाते ही लड़की डोर के पास नीचे स्लाइड हो गई और अपने आप को हग कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वो इतनी जल्दी भूल गई कि हाईवुक ने उसके साथ क्या किया था? क्या ब्रेकअप के बाद इतनी जल्दी किसी और से प्यार हो सकता है? तज्जुन उसका बॉस है और वो लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। अचानक उसके फ़ोन पर मैसेज आने का अलर्ट आया। मैसेज तज्जुन का था, जिसमें उसने अपना फ़ोन नंबर दिया था और बोला था कि अगर कोई ट्रबल हो तो कांटेक्ट करे। मैसेज पढ़ते ही लड़की और भी ज्यादा ब्लश कर गई और उसने अपना सर गोद में झुका लिया। उसे याद आया कि कैसे उसने उसका ख्याल रखा था और कैसे उसने उसे डोर तक छोड़ने का ऑफर दिया था। वो सोचकर हल्का सा स्माइल करने लगी कि उसे अच्छा लगा कि वो लेंसेज पहनना भूल गई थी। घर लौटकर तजुन सीधा अपने बेड पर गिर गया और गहरी सांस छोड़ी। वो सोचने लगा कि उसने लड़की से झूठ क्यों बोला कि उसे काम है सिर्फ इसलिए ताकि वो उसे घर तक छोड़ सके। उसने क्यों नहीं दिखाया कि वो टूटे हुए वास को लेकर अपसेट था ताकि लड़की टेंशन ना ले। अपना हाथ फोरहेड पर रखकर उसने सोचा कि उसने काफी चाइल्डिश हरकत की है। उसे ठीक फील नहीं हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। क्या ये इसलिए था क्योंकि वो पूरी रात सोया नहीं था, या फिर इसलिए क्योंकि उसने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही शेयर कर दिया था और इस वजह से एंग्शियस फील कर रहा था। उसे पता नहीं था कि अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्लेन करे, लेकिन अजीब सी बात ये थी कि ये फीलिंग उसे पहले से जानी पहचानी लग रही थी। अचानक उसकी नाक हंस्यो की खुशबू से भर गई। तजुन उठ खड़ा हुआ और सूंघा ये चेक करने के लिए कि कहीं सिर्फ पिलो से तो नहीं आ रही, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि उसका पूरा बेड ही लड़की की सेंट से भरा हुआ था। डैम इट, आज रात वो बिल्कुल नहीं सो पाएगा। मंडे सुबह जल्दी ही हाईवुक अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसकी माँ इतनी खुश थी कि अपने अटेंटिव बेटे से नजर ही नहीं हटा पा रही थी। उस आदमी ने अपनी माँ को बताया कि उसका हांसो के साथ ब्रेकअप हो चुका है। वो औरत शॉक हो गई और थोड़ा डाउट के साथ पूछने लगी कि क्या उसने सही सुना है। फिर उसने पूछा कि क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि लड़की को उनके फैमिली के ब्लड टाइप का सच पता चल गया था। हाईवुक ने अपना सर झुका लिया और कहा कि हाँ, ये भी एक रीजन था ब्रेकअप का। वो औरत हैरान हो गई और पूछा कि क्या ब्रेकअप उसने खुद इनिशिएट किया था। जब उसे पता चला कि सियोन ने उसके बेटे को छोड़ दिया तो वो गुस्से में आ गई। वो चिल्लाने लगी और पूछने लगी कि क्या लड़की ने पैसों की डिमांड की थी या ऑपरेशन के लिए थ्रेटन किया था। आदमी ने स्मग करके बोला कि लड़की ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी क्योंकि वो एक लॉयर है और उसे पता है कि केस में वो कभी नहीं जीत पाएगी। फिर और भी स्मग टोन में उसने ऐड किया कि जिस चो हून जिन के बारे में उसने पहले बताया था उस लड़की ने अपने फीलिंग्स कन्फेस कर लिए हैं। उसकी माँ हद से ज्यादा खुश हो गई। एक रिच फैमिली से आने वाली सक्सेसफुल गर्ल लॉयर ने उसके बेटे से प्यार का इजहार किया था। हाई वो खुद से काफी प्लीज था। उसने अपनी माँ को बताया कि सियोन से ब्रेकअप के तुरंत बाद ही उनकी डेटिंग शुरू हो गई थी और वो जल्द ही प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है। उसकी माँ ने अपने बेटे की तारीफ की कि उसने योनजिन जैसी लड़की को डेट कर लिया, लेकिन फिर सियोन के बिहेवियर को लेकर कंप्लेन करने लगी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कोई लड़की उसके बेटे जैसे आदमी को कैसे छोड़ सकती है। हाईवुक को याद आया जो उसने होटल से निकलते वक्त देखा था। सियोन तज्जुन किम की बाहों में थी, लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। वो बस बातें बना रहा था। सियोयुन बॉब के साथ चल रही थी, हाथ में आइस्ड कॉफी पकड़ के। दोनों लड़कियां अनबेरेबल गर्मी को लेकर कंप्लेन कर रही थी। बॉबी ने कहा कि सियोयुन को बाकी लोगों से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि उसे फ्यूचर टीम के प्रोजेक्ट के लिए ओवरटाइम काम करना पड़ रहा है। तब उसे सीईओ के साथ हुई रीसेंट कॉन्वर्सेशन याद आ गई। उसने पूछा कि क्या सियोयुन न्यू प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। सियोयुन ने थोड़ा सा गैस्प के साथ हाँ बोला और पूछा कि वो ये क्यों पूछ रही है। सियोयुन ने बताया कि सीईओ ने उसे बोला है कि टीम के लिए 2 और लोग ढूंढे और उसने सोचा कि बॉब और मिस्टर जैंग को टीम में इंक्लूड करे। जैसे ही उसने ये ऐड किया कि काम सिर्फ 1 घंटे का होगा, शाम 6 से 7 बजे तक, और ज़्यादा टीडियस भी नहीं होगा, उससे पहले ही उसने अपनी कॉलीग की खुशी भरी चीख सुन ली। बॉब ऑलमोस्ट उसे हक करते हुए उस पर गिर पड़ी। वो बहुत खुश थी कि सियोयुन ने उसे ये जॉब ऑफर की।
एक्स्ट्रा इनकम उसके काम आएगी, स्पेशली जब इतनी अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिले। सीओ यून ने कहा कि वो मिस्टर जैंग से भी पूछेगी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो मना नहीं करेगा। सीओ खुश और सैटिस्फाइड फील कर रही थी। उसे रिलीफ मिला कि अब उसे सारा काम अकेले नहीं करना पड़ेगा, इसलिए प्रोसेस भी फास्ट होगा। साथ ही ग्रुप में काम करने से उसे लगा कि स्पेशल ट्रीटमेंट वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी और जो अननेसेसरी सिंपैथी आ रही थी वो भी कंट्रोल हो जाएगी। सीओ यून को थोड़ा गिल्टी फील हुआ कि वो अपने कॉलीग्स को किसी तरह यूज़ कर रही है, लेकिन कम से कम उनके लिए ये एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी तो थी। उसकी सोच एक आवाज़ से टूट गई जो सब स्टाफ को इन्फॉर्म कर रही थी कि सीईओ किम टियाजुन सबको आइसक्रीम ट्रीट दे रहे हैं। बॉब एक्साइटेड हो गई और बोली कि वो अपने और सीओ यून के लिए आइसक्रीम लेने जाएगी। सीओ यून ने पीछे मुड़कर सुना कि डिपार्टमेंट हेड कह रहा था कि आइसक्रीम ज़्यादा है और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर की जा सकती है। तब उसकी नज़र पड़ी कि वो उसकी फेवरेट आइसक्रीम है और वो कोइंसिडेंस देखकर सरप्राइज हो गई। ट्यूजुन को एक फ़ोटो रिपोर्ट मिली कि जो आइसक्रीम उसने ऑर्डर की थी वो डिलीवर हो चुकी है और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। उसने फ़ोटो जूम की और बैकग्राउंड में सीओ यून को आइसक्रीम पकड़े हुए देखा। वो फ़ोटो को देख रहा था, लेकिन पिक्चर थोड़ी ब्लर्ड थी। वो लड़की के चेहरे का एक्सप्रेशन देखना चाहता था, क्योंकि वो दिल से चाहता था कि वो खुद के बारे में अच्छा फील करे। तभी उसे एक बॉल्ड होते हुए एल्डरली आदमी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जो उसे मीटिंग रूम तक एस्कॉर्ट करने आया था। उसने इतनी गर्मी वाले दिन आने के लिए ट्यूजुन को थैंक्स बोला। सीईओ ने अपनी टाई थोड़ी लूज की और गहरी सांस छोड़ी। सच में दिन काफ़ी ज़्यादा हॉट था। सेक्रेटरी सॉन्ग मून फ़ोन पर थी जब उसने डायरेक्टर को अपनी ऑफिस की तरफ जाते देखा। उसने उसे रोका और बताया कि सारे एम्प्लॉयज़ इस गर्मी में आइसक्रीम सरप्राइज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। आदमी मुस्कुराया और बोला कि उसे खुशी हुई हेल्प करके। फिर उसने ऐड किया कि हानो से आई टीम कैंडिडेट्स की लिस्ट चेक करनी चाहिए। किम टियाजुन ने लिस्ट लेते हुए स्माइल की और सोचा कि लड़की ने इतनी जल्दी राइट एम्प्लॉयज़ ढूंढ लिए। ऑफिस में जाकर उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से कवर कर लिया और सर झुका लिया। वो पूरे वीकेंड ठीक से सो नहीं पाया था। ऊपर से उसे काफ़ी सारी बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ी थी। उसे लग रहा था जैसे थकान से मर ही जाएगा। घर पर भी उसे नींद नहीं आ रही थी, दूसरे बेड पर भी। सीईओ के जाने के बाद अपना ही घर उसे अनकंफर्टेबल लगने लगा था। आखिर उसकी नज़र उन लोगों के नाम पर पड़ी जो लड़की ने फ्यूचर टीम के कैंडिडेट्स के रूप में लिखे थे। किम टियाजुन को याद आया कि उसने कॉरिडोर में चलते हुए एक फीमेल एम्प्लॉई को बात करते सुना था कि फ़ोन बॉम्बिंग इंसिडेंट के लिए सीईओ रिस्पॉन्सिबल नहीं है और अगर वो क्विट कर दे तो कंपनी को उतनी केपेबल एम्प्लॉय मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसे लगा जैसे वो जानबूझकर इतनी ज़ोर से बोल रही थी ताकि वो सब सुन सके। इसी बीच बॉब बोल रही थी कि सीयून के बिना उनका डिपार्टमेंट काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। फिर अचानक उसने कहा कि लड़की ने ग्लासेस की जगह कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने शुरू कर दिए हैं और अब वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी है। उसने कहा कि सबको वो क्यूट लगती है। ट्यूजुन ने बस एक ग्लांस पीछे की तरफ मारा जब उसने मैनेजर जैंग को एम्बैरेस्ड होते देखा और उसे कंफर्म करते सुना कि सीईओ एक बहुत अच्छी लड़की है। इस शर्माए हुए यंग मैन को देखकर ट्यूजुन को जेलसी और नर्वसनेस दोनों फील हुई। अब उसे उन नामों की पहचान हो गई थी। ये वही एम्प्लॉयज़ थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सीईओ यून ने अपने दोस्तों और कॉलीग्स को उसकी टीम के लिए रेकमेंड कर दिया। ट्यूजुन नहीं चाहता था कि ये यंग मैन हमेशा उसके आसपास रहे, लेकिन उसे डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक सॉलिड रीज़न भी चाहिए था। इसी बीच सीईओ यून ऑफिस आई और अपने फ्रेड नर्व्स को संभालने की कोशिश करने लगी। आखिर उन्होंने खुद को स्टेडी किया और डिसाइड किया कि वो ऑफिस में जाकर नॉर्मल बिहेव करेंगी। सेक्रेटरी सॉन्ग को देखकर लड़की ने वार्म स्माइल दी और हेलो बोला। वुमन मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या सीईओ यून अब ठीक फील कर रही है, जिसके जवाब में उसने कहा कि वरी करने की कोई बात नहीं है। सेक्रेटरी सॉन्ग की सेक्रेटरी ने नोटिस किया कि लड़की ऑफिस के डोर के पास खड़ी कांप रही है। उसने उसे आवाज़ दी और डिसाइड किया कि वो उसे अंदर ऑफिस तक ले जाएगी। अंदर जाकर उसने डायरेक्टर को बताया कि सीईओ यून उनसे मिलने आई है। ट्यूजुन काम के पेपर्स देख रहा था। फिर उसने ऊपर देखा और पूछा कि लड़की कैसा फील कर रही है। सीईओ यून एम्बैरेस्ड हो गई और हेजिटेशन के साथ बोली कि वो ठीक है। उस इंसिडेंट के बाद उसे उसकी आंखों में देखने में भी शर्मा रही थी। जब उसने आदमी की आवाज़ सुनी जो कह रहा था कि उसे ये सुनकर अच्छा लगा, तो वो और ज़्यादा शर्मा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले या कैसे बिहेव करे। आखिरकार उसने काम की बात शुरू की। लड़की ने उसे बताया कि उसने टीम के लिए सिलेक्ट किए गए एम्प्लॉयज़ के रिकमेंडेशन लेटर्स उसके लिए छोड़ दिए हैं। ट्यून बिना किसी रिएक्शन के अपना काम करता रहा और बोला कि डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने के बाद वो डिसीजन ले लेगा।
लड़की को लगा बस यही बात थी और वो ऑफिस से निकलने ही वाली थी। तभी अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और बोला कि उसे उससे कुछ कहना है। उसे लगा शायद वो उसे फेंट होने के लिए डांटेगा, लेकिन अचानक उसने ट्यून को सिंसियरली माफ़ी मांगते सुना। फिर आदमी ने उसके टूटे हुए पुराने ग्लासेस उसकी तरफ बढ़ाए। उसने माफ़ी मांगी कि उसने उन्हें नोटिस नहीं किया और गलती से उन पर पैर रख दिया। सियोयुन ने हैरानी से ग्लासेस की तरफ देखा और समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। तभी आदमी ने आगे कहा कि उसे बहुत शर्म आ रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये बात कैसे बताए, क्योंकि उसने कहा था कि ये ग्लासेस उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। उसकी आवाज़ में एम्बैरेसमेंट और रिग्रेट साफ था। सेओयुन हल्की सी नॉस्टैल्जिक स्माइल के साथ बोली कि अब इन ग्लासेस का उसके लिए कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। जब उसने उन्हें फेंकने की बात कही तो ट्यून डोर की तरफ बढ़ा और बोला कि वो उसे नए ग्लासेस खरीद कर देगा। लड़की शॉक में वहीं फ्रीज हो गई। आदमी ने पलटकर कहा कि उसे अभी भी गिल्ट फील हो रहा है और वो ये गलती सुधारना चाहता है। ऑफिस से निकलते हुए उसने उसे अपना सामान उठाने और उसके साथ चलने को कहा। कुछ देर बाद वे एक बड़े शॉपिंग सेंटर में थे। सेओयुंग का एक हिस्सा उसके साथ शॉपिंग करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन दूसरा हिस्सा उसकी तरफ खिंच रहा था। उसके पास रहते हुए उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो जानती थी कि उसे उससे प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सोच रही थी कि उसका दिल उसे कहाँ ले जाएगा। ट्यून ने उसकी तरफ देखा और नोटिस किया कि वो कितनी एम्बैरेस्ड है। वो अपनी नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी और उसके गाल गर्म हो रहे थे। ग्लासेस की शॉप पर पहुंचकर लड़की ने कहा कि वो सैलरी मिलने के बाद अपने ग्लासेस खुद खरीद लेगी, लेकिन आदमी ने इंसिस्ट किया कि वही खरीदेगा, इसलिए उसने सबसे चीप वाले ग्लासेस चुनने का फैसला किया। तभी अचानक एक गर्ल कंसल्टेंट आई और ब्राइट स्माइल के साथ बोली कि ये बहुत एक्सपेंसिव ग्लासेस हैं और लड़की पर बहुत मार्वलेस लगेंगे। सेओयुन ने उन्हें पहनकर देखा। वे उस पर सूट कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो कुछ सस्ता लेना चाहती थी। तभी कंसल्टेंट ने ट्यून की तरफ देखकर चहकते हुए कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड इन ग्लासेस में कितनी क्यूट लग रही है। सेओयुन शॉक में फ्रीज हो गई। आदमी झुककर उसके चेहरे के पास आया। वो और ज्यादा शर्मा गई और सरप्राइज में उसका मुंह खुला रह गया। ट्यून ने हल्की सी स्लाई स्माइल दी और बोला कि वो किसी भी तरह के ग्लासेस में क्यूट लगती है। ये सुनकर सेओ की सांस थम सी गई और उसे एहसास हुआ कि वो बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि उसका दिल पूरी तरह इस आदमी के हाथों कैप्चर हो चुका था। उधर हीवो को स्टोर में गया जहां उसने एंगेजमेंट रिंग ऑर्डर की थी। गर्ल कंसल्टेंट ने एक बॉक्स खोला जिसमें एक चमकती हुई रिंग थी जिसमें बड़ा सा डायमंड लगा था। हीवुक ने होंठ भींच लिए और अनकंफर्टेबल महसूस किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी एक्सपेंसिव एंगेजमेंट रिंग खरीदनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले वो मीटिंग से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि हंजिन अपने फ़ोन में किसी फ़ोटो को ध्यान से देख रही है। पास आकर उसने देखा कि वो एंगेजमेंट रिंग्स देख रही थी और उसने पूछा कि वो क्या कर रही है। तभी लड़की ने पूछ लिया कि क्या वो उसे प्रपोज करने की तैयारी कर रहा है। वो वरिड थी कि उसने सब कुछ ठीक से सोचा है या नहीं। इतनी अचानक बात सुनकर हीबुक हिचकिचाया, लेकिन जल्दी से बोला कि वो सब प्रिपेयर कर लेगा और उसे वरी करने की ज़रूरत नहीं। उसे लगा कि हंजिन उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। उसी वक्त उसे सेओयुन याद आई, जो टॉय रिंग से भी बहुत खुश हो जाती। वो एंगेजमेंट पार्टी पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। तभी लड़की ने उसे शॉक दे दिया। उसने अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा कि उसे एंगेजमेंट के लिए यही रिंग चाहिए और वो स्टोर में उसके नाम से ऑर्डर कर देगी। फ़ोटो देखकर ही वो समझ गया कि रिंग बहुत एक्सपेंसिव है। उसने पूछा कि क्या वो एंगेजमेंट रिंग की जगह वेडिंग रिंग की बात कर रही है। लड़की हंस पड़ी और बोली कि वेडिंग रिंग के लिए वो कोई और रिंग ढूंढ लेगी और उसका लिंक भेज देगी। जब उसने 5 मिलियन की प्राइस देखी तो वो गुस्से और शौक से ऑलमोस्ट घुट ही गया। वो सोच रहा था कि आखिर कैसी रिंग होगी जो इतनी महंगी है। हंजिन खुश होकर बता रही थी कि उसने हमेशा ऐसा प्रपोजल सपने में देखा था। वो चमकते चेहरे के साथ उसकी तरफ मुड़ी और पूछा कि क्या वो सच में उसका सपना पूरा करेगा। हीवुक के पास मना करने का कोई मौका नहीं था, जबकि हंजिन जानती थी कि उसकी सैलरी क्या है और ये उसके लिए कितनी बड़ी एक्सपेंस है। फिर भी उसे अपनी वाइफ बनाने के लिए सब कुछ करना था। अब वो एक्सपेंसिव स्टोर में बैठा अपनी फियांसे की चुनी हुई रिंग देख रहा था और सोच रहा था कि वेडिंग बैंड कितनी महंगी होगी। तभी उसने देखा कि रिंग की प्राइस 5 मिलियन और बढ़ गई है। सेल्स गर्ल ने बताया कि आज ही प्राइस इंक्रीज हुआ है। हुआक ने रिसीट को डर के साथ देखा और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर उसने खुद को समझाया कि शादी के बाद उसे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। उसे हंजिन के पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन उसने सुना था कि उसके फादर बहुत रिच बिजनेसमैन हैं और ज़्यादातर अब्रॉड रहते हैं। अब्रॉड स्टडीज़ और पेरेंट्स द्वारा पेड एक्सपेंसिव अपार्टमेंट का मतलब था कि वो किसी चैबुल फैमिली से है। रिसीट देखते हुए वो खुद से कहता रहा कि ये उसके सिक्योर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है।
उसने फ्यूचर में अपने फादर इन लॉ से पैसे लेकर अपना लॉ ऑफिस खोलने तक के सपने देख लिए। तभी अचानक उसने अपनी आंखों की कोने से एक जाना पहचाना सा चेहरा देखा। हेवुक ने देखा कि सियोन शॉपिंग कर रही थी और उसके साथ एक यंग आदमी था। फिर उसने उस आदमी को पहचान लिया। वो सीईओ किम तक-जुन था। ये देखकर उसके अंदर उन्हें फॉलो करने की स्ट्रॉन्ग अर्ज उठी। हेवुक ने चेक किया कि रिंग अभी तक पैक हुई है या नहीं। वो जानना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने फॉर्मर क्लाइंट के साथ शॉपिंग क्यों कर रही है। उसने सेल्स गर्ल को जल्दी करने का फैसला किया। जैसे ही लड़की ने उसे रिंग का पैकेज दिया, हेवुक ने उसे झपट कर लिया और गुस्से में सियोन को ढूंढने निकल पड़ा। वो इधर उधर देखने लगा कि वे किस डायरेक्शन में गए हैं, लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाया। सियोन सीईओ के पास चल रही थी और ऑकवर्ड तरीके से पैकेज पकड़े हुए थी। उसने ग्लासेस के लिए उसे थैंक यू कहा और बताया कि उसे कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। उस वक्त तर्जुन का ध्यान किसी और चीज़ में नहीं था, क्योंकि मिस्टर जैंग लड़की को देखकर पूरी तरह खो चुका था। अचानक सियोन रुक गई और बोली कि अगर वो उसकी काइंडनेस का बदला चुकाने के लिए वो कुछ कर सकती है तो वो ज़रूर बताए। ये सुनते ही आदमी अचानक रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। उसने लड़की को देखा जो नर्वस होकर अपने लोअर लिप को काट रही थी, और उसने सोचा कि उसके मन में उसके लिए कितनी सारी डिज़ायर्स हैं, जिनमें से कई काफ़ी ऑब्सीन थीं। तर्जुन जानता था कि उसे कुछ इनसिग्निफिकेंट ही मांगना चाहिए। अगर उसकी ग्रीड उस पर हावी हो जाती तो वो उससे किस मांग लेता। वो सोचने लगा कि अगर उसने ऐसा पूछा तो वो कितनी शर्माएगी। वो उसकी आवाज़ सुनना चाहता था, उसका रिएक्शन महसूस करना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में उसके अलावा कोई और ना हो। वो वहीं खड़ा सोचता रहा कि क्या उसे ऐसा आस्क करना चाहिए, लेकिन उसके एम्बैरेस्ड चेहरे को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो रूड और सेल्फिश था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो उससे दूर भाग जाए। इसलिए उसने वही करने का फैसला किया जो सही था। तर्जुन मुड़ा, लड़की की तरफ झुका और कामली बोला कि उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। ये उसका चॉइस था। उसके पास आने का रास्ता कॉम्प्रोमाइज़ेस से भरा हुआ। आदमी ने उसकी तरफ स्माइल की, नाइस बनने की कोशिश करते हुए। फिर उसने डिनर पर साथ चलने का सजेशन दिया। जब उसने देखा कि लड़की अब भी वहीं खड़ी है, तो उसने उसे हरी करते हुए कहा कि अगर वो जल्दी नहीं आई तो वो सारा खाना अकेले ही खा लेगा। लेकिन सियोन ने हल्का सा कॉफ किया, फिर भी वहीं खड़ी रही और बोली कि उसे उससे कुछ कहना है। वो शर्माई, अपनी नज़रें नीची की और एडमिट किया कि उसे वो पसंद है। उसके हाथ भिंच गए और उसने कहा कि वो अच्छे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेगी, लेकिन फिर भी वो इस चांस के लिए बहुत ग्रेटफुल है। ब्लश करते हुए और हकलाते हुए उसने प्रॉमिस किया कि अब से वो पूरी तरह काम पर फोकस करेगी। वो अपनी फीलिंग्स अपने अंदर नहीं रख पाई। उसने उसे गुड इवनिंग कहा और घूमकर जाने लगी, इससे पहले कि आदमी उसकी आंखों में जमा होते आंसू देख पाता। अचानक उसे अपने हाथ पर एक गर्म और मजबूत पकड़ महसूस हुई। आदमी ने उसे घुमाकर अपने सामने किया और पूछा कि वो क्या सोच रही है। उसने उसके हाथ अपनी चेस्ट पर दबाए और खुद भी ब्लश करते हुए पूछा कि क्या उसे सच में लगा कि वो ये सब कहकर ऐसे ही चली जाएगी। ताह्युन के अंदर लगातार स्ट्रगल चल रहा था। जो आदमी हमेशा जीतता आया था, वो ऐसा गेम खेलना चाहता था जिसमें कोई ना हारे। वो उन इमोशंस को एंजॉय करना चाहता था जिनके बारे में हंसून को कुछ पता नहीं था, क्योंकि उसे एंड पता था। उसकी इनर वॉइस उसे याद दिला रही थी कि उसे अपने ग्रैंडफादर और आंट्स की एक्सपेक्टेशंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उसने दोबारा पाया था, उसे खोने का डर उसे रोक रहा था। उसने सोचा था कि वो उसके साथ कुछ समय तक खेल खेलेगा, लेकिन आज उसने अपनी इनर वॉइस को इग्नोर किया और लड़की की बातों ने उसके सारे प्लान्स बिगाड़ दिए। वो खुद से हार गया। जब वो उसके पीछे भागा और उसका हाथ पकड़ा, तो उसकी सारी डिफेंस और डिटर्मिनेशन डोमिनोज की तरह गिर गई। तर्जुन ने उसका लाल चेहरा और आंसुओं से भरी आंखें देखीं। उसकी इनर वॉइस, जिसने पहले ही वॉर्न किया था, अब चीख रही थी। उसे पता था कि अब प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन फिर भी तर्जुन ने खुद को सरेंडर कर दिया। उसके सारे डाउट्स खत्म हो चुके थे। उसे पता था कि अब वो हमेशा सियोन का ख्याल रखेगा। एंड कैसा होगा या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसे परवाह नहीं थी। आदमी ने अचानक सियोन को अपनी बाहों में खींच लिया और पूछा कि वो उसे हमेशा इतनी मुश्किल में क्यों डाल देती है। वो चाहता था कि वो भी उसकी तरह थोड़ी क्लेवर और ट्विस्टेड हो। आखिर में सियोन जीत गई। वो चुपचाप खड़ी रही जब आदमी ने उसे अपनी चेस्ट से लगा लिया। जो हो रहा था उसका एहसास होते ही वो फिर से शर्मा गई। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने भी तर्जुन को गले लगा लिया। जब आदमी ने उसकी कमर के चारों ओर उसके सॉफ्ट आर्म्स महसूस किए, तो उसने देखा कि वो अपना शर्माया हुआ चेहरा उसकी चेस्ट में छिपाने की कोशिश कर रही है। तर्जुन इस रिएक्शन से सरप्राइज था, क्योंकि वो जानता था कि लड़की पहले रिलेशनशिप में रह चुकी है। फिर भी वो उसके सामने इतनी एम्बैरेस्ड क्यों थी, वो ये नहीं समझ पाया। उसने हल्की सांस ली और कहा कि अब चलने का टाइम हो गया है। सियो को पता भी नहीं चला और वो उसकी कार में सीट बेल्ट लगाए बैठी थी। लड़की समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, जबकि आदमी सैटिस्फाइड मूड में ड्राइव कर रहा था। सियोन ने उसे खुद से गुनगुनाते देखा और अपने थॉट्स को सॉर्ट करने लगी।
अचानक उसने रोड की तरफ देखा और रियलाइज़ किया कि वे उसके घर की तरफ नहीं जा रहे हैं। जब उसने सोचा कि ताजुन उसे डिनर पर ले जा रहा है जैसा उसने पहले कहा था, तो वो डर गई। वो अभी जो हुआ था उस पर बात करने के लिए रेडी नहीं थी, खाना तो दूर की बात थी। वो उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके सैटिस्फाइड चेहरे को देखकर और ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। ताजुन ने ऐसे रिप्लाई किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कि वो उसे अपने घर ले जा रहा है। वो ग्रिन किया, गहरी सांस ली और पूछा कि क्या उसे सच में लगा कि अब वो उसे इतनी आसानी से जाने देगा। वो हंसते हुए बोला कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है और खुद से गुनगुनाते हुए गाड़ी चलाता रहा। सियोयून उसे डर और कन्फ्यूजन के साथ देखती रही। जब वे टाइजुन के घर पहुंचे तो वो बाहर निकला, डोर खोला और मुस्कुराते हुए बोला कि कम से कम इस बार उसके लिए ईजी है क्योंकि वो खुद चल सकती है। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि उसकी आंट कॉल कर रही है। उसने सियोयून से कहा कि जब तक वो कॉल अटेंड करे तब तक वेट करे। आदमी फ़ोन पर बात कर रहा था और लड़की उनकी आपस में जुड़ी हुई हैंड्स को देखती रही। टाइजुन जल्दी से कॉन्वर्सेशन ख़त्म करना चाहता था, इसलिए उसने सीधा पूछा कि उसकी आंट क्या चाहती है। सियोयून शांति से खड़ी रही, उसकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार करती हुई और अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल करने की कोशिश करती रही। जैसे ही आदमी ने सुना कि उसकी आंट लगभग उसके घर तक पहुंच गई है, वो डर के मारे फ्रीज हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी आंट उसे सोन के साथ देखे, क्योंकि वो उसे पहचान सकती थी। इसलिए उसने कहा कि वो खुद उसकी कार तक आएगा और उसे घर के पास तक गाड़ी लाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन काटते ही टाइजुन ने सियोयून का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे अपनी कार की तरफ ले गया। उसने उसे कार के अंदर बैठाया और कहा कि थोड़ी देर वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करे। लड़की अनकंफर्टेबल हो गई और पूछा कि उसे छुपना क्यों पड़ रहा है। एक्साइटेड आदमी ने उससे बस थोड़ी देर वेट करने को कहा और बोला कि वो जल्दी से अपनी आंट से मिलकर वापस आ जाएगा। जैसे ही उसने कार का डोर बंद किया, उसने अपनी आंट की आवाज़ सुन ली। वो आदमी दौड़कर उसकी कार के पास गया। जब औरत कार से उतरी तो उसने कहा कि उसने सुना है कि उसने वो जार तोड़ दिया है जो उसने उसे दिया था। उसने एक वुडन बॉक्स निकाला और बताया कि उसने अब एक ज़्यादा मजबूत मटेरियल वाला नया जार खरीदा है। बॉक्स लेते हुए और इनकन्वीनियंस के लिए माफ़ी मांगते हुए टाइजुन बस यही सोच रहा था कि उसकी आंट जल्दी से चली जाए, लेकिन अचानक औरत ने कहा कि उसका नेफ्यू सेक्रेटरी सॉन्गमून के साथ काफ़ी अच्छा घुल मिल रहा है। ये सुनते ही आदमी घबरा गया कि कहीं सेक्रेटरी ने उसकी आंट को हानसुन के बारे में तो नहीं बता दिया। उसने तुरंत पूछा कि क्या वो सॉन्गमून के कांटेक्ट में है। आंट ने एक पल के लिए कॉन्स्पिरेटोरियल लुक दिया, फिर मुस्कुराकर बोली कि वो उससे दोस्ती करना बहुत चाहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेक्रेटरी उसे बहुत कम कॉल करती है और वो भी सिर्फ वर्क के लिए। रिसेंटली उसने सिर्फ नया जार कहाँ मिलेगा ये पूछने के लिए कॉल किया था, इसलिए आंट ने खुद ही जार लाकर देने का फैसला किया। जैसे ही औरत कार में बैठने लगी, टाइजुन ने राहत की सांस ली। औरत ने बिना बताए आने के लिए माफ़ी मांगी। टाइजुन ने कहा कि सब ठीक है और जाती हुई कार को वेव किया। जैसे ही कार मोड़ के पीछे गायब हुई, आदमी जल्दी से अपनी कार के पास पहुंचा, डोर खोला और जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगने लगा, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं था। उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने सियोयून का मैसेज पढ़ा जिसमें उसने माफ़ी मांगते हुए लिखा था कि उसे घर जाना पड़ा। सोन आखिरकार अपने घर के पास बस स्टॉप तक पहुंच गई। रास्ते भर वो यही सोचती रही कि आदमी का उसे अपनी आंट से छुपाना शायद सही ही था। आखिरकार वे दोनों बिल्कुल मिसमैच थे। उसे एहसास हुआ कि वो खुद भी श्योर नहीं था कि उसके साथ रिलेशनशिप रखनी है या नहीं। घर जाते वक्त वो यही सोच रही थी कि कल ऑफिस में उसे कैसे बिहेव करना चाहिए। तभी वो रुक गई। वहाँ टाइजुन उसके घर के बाहर खड़ा था। उसने सबसे पहले पूछा कि वो उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। जब सियोयून माफ़ी मांगने लगी तो उसने उसे रोक दिया और बोला कि उसे उसकी अपॉलॉजी की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि वो नहीं चाहता कि उसकी आंट उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। एम्बैरेस्ड होकर उसने नज़रें फेर लीं और बोला कि रिलेटिव से मिलने के लिए अभी बहुत जल्दी है और उन्होंने आपस में ठीक से बात भी नहीं की है। फिर उसने लड़की की तरफ देखा और थोड़ी हिचकिचाहट से पूछा कि क्या उसे भूख लगी है, क्योंकि वो सच में उसके साथ डिनर करना चाहता है। बिना जवाब का इंतज़ार किए उसने फिर पूछा कि क्या वो पास ही कहीं डिनर पर चलना चाहेगी, क्योंकि वे उसके घर के पास ही थे। उसने कहा कि वो उसे उसकी फेवरेट जगह ले जाए। जब सियोयून चलने लगी तो वो सोचने लगा कि क्या उनके बीच सब ठीक है। थोड़ी देर में वे एक छोटे से रेस्टोरेंट में थे और लड़की ने ऑफर किया कि वो उसे जो भी डिश चाहिए उसे ट्रीट देगी। टाइजुन ने मजाक करते हुए पूछा कि फिर क्या वो पूरा मेन्यू ऑर्डर कर सकता है। सियोयून डर के मारे फिर से फ्रीज हो गई। उसने समझाने की कोशिश की कि वे वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, इसलिए अगर उसने इतना ज़्यादा ऑर्डर किया तो सब खा भी नहीं पाएंगे।
टाइजुन हंसते हुए बोला कि वो बस मजाक कर रहा था और पूछा कि वो क्या रेकमेंड करेगी। थोड़ी देर बाद उनके सामने डबल किम्बाब की 2 प्लेट्स रखी थी। सियोयुन अपनी प्लेट को देखकर हैरान हो गई कि कुक ने आज पोर्शन इतना बड़ा क्यों बना दिया। वो सीईओ के सामने मुंह ज्यादा खोलकर खाने या मुंह भरा हुआ चबाने में एम्बैरस महसूस कर रही थी। तभी टाइजुन उठा और वाटर कूलर की तरफ चला गया। लड़की को लगा कि ये उसका मौका है जल्दी से खाना शुरू करने का। टाइजुन ने पानी भरा और इस बात का ध्यान रखा कि लड़की खा रही है। उसे समझ आ गया कि वो उसके सामने इतना बड़ा पोर्शन खाने में झिझक रही है। रेस्टोरेंट का ओनर इस अजीब से कपल को बड़े इंटरेस्ट से देख रहा था। वापस लौटते वक्त टाइजुन ने सियोयुन को ट्रीट देने के लिए थैंक यू कहा। लड़की खुश थी कि वो आखिरकार उसके आसपास थोड़ा फ्री फील कर पा रही है। उसने नोटिस किया कि डिनर के दौरान आदमी जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देख रहा था ताकि वो खाते वक्त एम्बैरस ना हो। सियोयुन ने देखा कि वो काफी पेंसिव हो गया है और वो समझ नहीं पा रही थी कि ये अच्छा साइन है या बुरा। उसके अनलाइक उसे डेटिंग का काफी एक्सपीरियंस रहा होगा और उसे डर लग रहा था कि कहीं उसे उसके साथ अच्छा न लग रहा हो। वो उसके पास्ट से परेशान थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे ये खल रहा था कि उसने उसकी फीलिंग्स की कन्फेशन पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसे देखते हुए लड़की सोचने लगी कि अभी उसके मन में क्या चल रहा होगा जब वो उसके साथ चल रहा है। अचानक सियोयुन ने पूछ लिया कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। टाइजुन ने गहरी सांस ली और पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड होती तो वो सियोयुन के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहा होता। लड़की को थोड़ा ऑकवर्ड लगा और उसने पूछा कि उससे पहले उसने बीइंग नाइस टू अ वुमन वाली बात क्यों की थी। इसी वजह से उसे लगा कि उसकी लाइफ में कोई और वुमन है जिसके लिए वो नाइस बनना चाहता है। जून ने जवाब दिया कि वो बस उससे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहता था। और सच कहें तो जब पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी और उसने उसे अपना ग्रिल डील दिया था, तभी से वो उसमें इंटरेस्टेड था। सियोन ने उसे देखा और पूछा कि क्या वो हमेशा जिन लोगों को पसंद करता है उन्हें ऐसे ही बॉदर करता है। आदमी थोड़ा एम्बैरस हो गया और बात टालने की कोशिश करने लगा। फिर उसने कहा कि अगर सोचें तो हाँ, वो उसे थोड़ा परेशान करता रहा है। सियोन उसके साथ चलते हुए सोच रही थी कि क्या उसे डर नहीं था कि कहीं वो उसे हेट न करने लगे, या फिर शायद वो रेसिप्रोसिटी की उम्मीद ही नहीं कर रहा था और बस थोड़ी सी अटेंशन ही उसके लिए काफ़ी थी। उसकी सोच तभी टूट गई जब उसने अचानक सॉरी कहा। लड़की ने कहा कि अब जब उनके बीच सब क्लियर हो गया है तो अपॉलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदमी ने उसके चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके और पास आ गया। उसके चेहरे पर एक स्लाई स्माइल थी और उसने कहा कि अब वो बहुत सारी बातों के लिए माफ़ी मांगेगा। उसने उसे और कसकर अपनी बाहों में खींचा और उसे किस कर लिया। सियोन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके गाल लाल हो गए। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतना असर्टिव होगा। ट्यून ने थोड़ी देर के लिए किस रोकी और अपने मुंह की मिंट कैंडी उसके मुंह में रख दी, और इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती वो फिर से उसके होठों पर था। कैंडी का फ्लेवर इतना स्ट्रांग था कि सियोन की आंखों में पानी आ गया और उसने उससे दूर होने की कोशिश की। किस तोड़ते हुए और तेज तेज सांस लेते हुए आदमी ने पूछा, फ्लेवर पसंद नहीं आया? सियोन ने खुद को संभालते हुए कहा कि बात वो नहीं है। वो आदमी प्यार से उसके चेहरे को सहलाता रहा और बोला कि वो उसे उसके घर तक फॉलो करता आया है और उसे लगा कि रिवॉर्ड में एक छोटा सा किस तो बनता है। ट्यून उसकी शर्मिंदगी देखकर अम्यूज्ड था। उसने उसके माथे पर हल्का सा किस किया और कहा कि उसे प्रिटेंड करना पसंद नहीं है। वो उसके कान के पास झुका और प्लेफुली फुसफुसाया कि वो खुद को पूरी तरह उसे डेडिकेट कर देगा। सियोन को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। वो किसी आदमी से इस तरह के प्रेशर की आदी नहीं थी। ट्यून ने उसकी ठुड्डी पकड़ी और कहा कि अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा तो वो उसे धक्का देकर दूर कर सकती है। लड़की बस उसे देखती रही, अपनी सांसों पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसे यकीन नहीं था कि अगर वो उसे दूर धकेल भी दे तो क्या वो सच में चला जाएगा। जब वो यही सोच रही थी, ट्यून ने उसका चेहरा पास लाया और कहा कि उसे उसकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन सुनाई नहीं दे रहा, और उसने उसे फिर से किस कर लिया। अब वो अपने एक्शंस में और कॉन्फिडेंट था और सियोन को यह अच्छा भी लग रहा था। उसने उसकी जैकेट के लपेल्स पकड़ लिए और उसे भी किस करने लगी। अगले दिन ऑफिस में बॉबी रात की भयानक गर्मी की कंप्लेंट कर रही थी और कह रही थी कि वो सो नहीं पाई। सियोन अपने ही थॉट्स में डूबी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया है। वो किसी एम्प्लॉई को नहीं बल्कि खुद सीईओ को किस कर चुकी थी। उसके मन में कहीं ना कहीं ये विश थी कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक ड्रीम हो। तभी उसने बॉब को सीईओ के ऑफिस में आने की एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए सुना। सियोन का चेहरा शर्म से चमक उठा।
ट्यून ऑफिस में दाखिल हुआ और बहुत हैंडसम लग रहा था। सूट उसे परफेक्टली फिट हो रहा था और उसके चेहरे पर स्माइल थी। उसे देखते हुए बॉबी ने सियोन से पूछा कि क्या उसने सीईओ के बारे में कोई रूमर सुने हैं। उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड कोई मॉडल होगी या फिर किसी रिच फैमिली से होगी। फिर उसने स्लाई लुक देते हुए कहा कि ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, तो सियोन को ज़रूर कुछ न कुछ पता होगा। लड़की शर्मा गई और कहने लगी कि उसे सच में कुछ नहीं पता। मिस्टर जैंग को देखते ही उसने जल्दी से हेलो कहा और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी ताकि बॉब का ध्यान कहीं और चला जाए। तभी टेज्यून की आवाज़ सुनाई दी। उसने पास आकर हेलो कहा और पूछा कि क्या ये वही कैंडिडेट्स हैं जिन्हें सियोन ने सिलेक्ट करने की सलाह दी थी। लड़की डर और शर्म से फ्रीज हो गई, जबकि आदमी सबके सामने चमकती हुई स्माइल के साथ खड़ा था। उसने कहा कि वो लोग अगले हफ्ते से ही अपनी नई ड्यूटीज शुरू कर सकते हैं। जहां बॉबे और मिस्टर जैंग नए प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड थे, वहीं सियोन अंदर ही अंदर एम्बैरेस्ड होने के साथ साथ प्राउड भी महसूस कर रही थी कि सीईओ ने उसकी बात सुनी थी। सबको गुड डे विश करके वो आदमी वहां से चला गया। इंस्पायर्ड होकर बॉबी सियोन से पूछने लगी कि उनकी नई टीम किस पर काम करेगी, लेकिन खुद सियोन को भी इसका क्लियर आइडिया नहीं था। वो रुकी नहीं और मिस्टर जैंग से पूछने लगी कि वो किस तरह के वर्क में इंटरेस्टेड हैं। जब सियोन ने सुना कि कॉन्वर्सेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है, तो उसका दिल धड़कने लगा। उसे ऐसी चीज़ों का बहुत शौक था। काम से जुड़े थॉट्स ने तुरंत किम टेज्यून के ख्यालों को रिप्लेस कर दिया। वो मिस्टर जैंग की तरफ मुड़ी और पूरे पैशन के साथ न्यू एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन शुरू कर दी। पता चला कि मिस्टर जैंग भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं। कॉन्वर्सेशन में इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि लड़कियों की आंखों के सामने सियोन कितनी अलग और कॉन्फिडेंट लग रही थी। आमतौर पर क्वाइट रहने वाली लड़की से इतनी एनर्जी देखकर बॉबी की आंखों में क्यूरियोसिटी चमक उठी। सियोन ने पूरी सुबह अपने कलीग्स के साथ अपने इंटरेस्ट्स डिस्कस करते हुए बिताई और बहुत खुश लग रही थी। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गए और धीरे बोलने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी डिस्कशन एडमिरेशन के तूफान में बदल गई है। ट्यून सियोन की डेस्क से थोड़ी दूरी पर खड़ा था और देख सकता था कि वो कितने जोश से अपनी पसंदीदा चीज़ों पर बात कर रही है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उसे लगा कि उसने सियोन को इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसे ऐसा भी महसूस हुआ कि जब वो टेक्नोलॉजी के लिए अपने पैशन के बारे में बात कर रही थी, तब उसने अपने फीलिंग्स उससे कम कॉन्फिडेंस के साथ कन्फेस किए थे। क्या एयर कंडीशनिंग सिस्टम उसके लिए उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था? उसी समय ट्यूजन की आंट अपने ऑफिस में बैठी थी और कल का सीन उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसने अपने नेफ्यू को कार पार्किंग में एक लड़की को उससे छिपाते हुए देखा था। लगता है वो किसी को डेट करने लगा है। महिला ने सोचा कि क्या सेक्रेटरी सॉन्ग मून को इस बारे में कुछ पता है। उसे याद आया कि कल वो कितना सस्पिशियस लग रहा था, बार बार इधर उधर देख रहा था और उसे जल्दी से वहां से हटाने की कोशिश कर रहा था। उसने तय किया कि अगर उसके नेफ्यू का कोई सीरियस रिलेशनशिप है तो वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करेगी और जिस भी लड़की को वो वर्दी समझेगा उसे एक्सेप्ट करेगी। और अगर उसके पिता यानी ट्यूजन के ग्रैंडफादर अपोज करेंगे तो वो उस कपल की प्रोटेक्शन करेगी। वो ड्रीमी स्माइल के साथ सोचने लगी कि आखिर वो लड़की कैसी होगी जिसमें उसका नेफ्यू इतनी सीरियसनेस से इंटरेस्टेड है। वर्क डे खत्म हो गया और हैंसियन ने सीईओ को टेक्स्ट करने का फैसला किया, पूछते हुए कि क्या वो उनसे मिलने आ सकती है। रिप्लाई इतनी जल्दी आया कि लड़की सरप्राइज में वहीं उछल पड़ी। ट्यूजन के ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गई और खुद को मेंटली प्रिपेयर करने लगी। जो कुछ हुआ था उसके बाद उसके साथ अकेले रहने में उसे थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही थी। तभी अचानक सामने का दरवाज़ा खुला। एक आदमी सामने खड़ा था और मीठी सी स्माइल के साथ उसे देख रहा था। उसने इशारे से सियोन को अंदर आने को कहा और जब लड़की कॉशियसली अंदर गई तो वो मुस्कुराता ही रहा। लड़की ने बात शुरू की कि वो उससे नेक्स्ट वीक शुरू होने वाले नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहती है, लेकिन अचानक ट्यूजन ने उसकी वेस्ट के चारों तरफ अपने आर्म्स डाल दिए, उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी। उसने उसकी खुशबू को महसूस किया और धीमी आवाज़ में कहा कि उसने सुना है उसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में इंटरेस्ट है और वो थोड़ा जेलस हो गया है। सियोन शॉक में कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे इस बात से शर्म आ रही थी कि वो उसे इतनी ओपनली हग कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने खुद को उससे अलग नहीं किया। जब वो ब्लश करते हुए अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने की कोशिश कर रही थी तो आदमी इस पूरे सीन से अम्यूज़ हो रहा था और उसने उसे साथ में ड्रिंक ऑफर की। आखिरकार उसने खुद को उसके एम्ब्रेस से निकालने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई देख ना ले।
लेकिन ट्यूजन ने नाटकीय साई ली और कहा कि उसे उसकी याद आ रही थी। सियोन ने ऑफिस से निकलने के लिए डोर नॉब पकड़ा, लेकिन ट्यूजन उससे पहले ही आगे बढ़ गया। उसने तेज आवाज के साथ लॉक बंद कर दिया और दरवाज़ा बंद हो गया। सियोन को चिंता हुई कि ऑफिस में खुद को लॉक कर लेना अजीब ना लगे। ट्यूजन ने प्लेफुली सिर झुकाया और कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, खासकर तब जब दिन के एंड में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जब उसे एहसास हुआ कि वो लॉक्ड ऑफिस में अकेली है और वो उसे कसकर पकड़े हुए है, तो वो शर्म से जल उठी। वो झटके से उससे दूर हुई और बुदबुदाने लगी कि वो उससे सिर्फ वर्क मैटर्स पर बात करने आई थी। सियोन ने अपनी सांसें संभालने की कोशिश की। उसे तब एहसास हुआ कि वर्क प्लेस अफेयर कितना रिस्की हो सकता है। आदमी ने कहा कि अगर इससे उसे बेटर फील होता है तो वीकडेज में वो सिर्फ काम पर फोकस करेंगे, लेकिन वीकेंड वो उसके साथ बिताना चाहता है। उसने उससे कहा कि वो 3 दिन और 2 रात के लिए पैकिंग कर ले ताकि वो टाइम उसके साथ स्पेंड कर सके। ये सुनते ही सियोन फ्रीज हो गई। ट्यूजन बहुत खुश और एंथुजियास्टिक लग रहा था। वो उसे पूछने लगा कि वो कहाँ जाना चाहती है। तभी लड़की को समझ आया कि वो उसे एक रियल कपल ट्रिप पर ले जा रहा है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। ब्लश करते हुए उसने पूछा कि क्या वो सच में उसे कपल ट्रिप पर ले जाना चाहता है। ट्यूजन ने इनोसेंस दिखाते हुए पूछा कि क्या वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती। सियोन जड़ों तक लाल हो गई। रिलेशन का ये डेवलपमेंट उसके लिए बहुत फास्ट था, लेकिन वो उसे मना भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए हकलाते हुए हाँ कह दी। हेवुक के घर में एंगेजमेंट की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। जहां वो बलून फुला रहा था, वहीं उसके पिता गुस्से में थे, क्योंकि कल उसकी मां हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी और आज उसका बेटा घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा था। दूसरी तरफ हेवुक आंसू और गुस्सा दबाए हुए था, हंजिन के बार बार होटल में मिलने से मना करने को याद करके। वो खुद भी घर पर पार्टी नहीं करना चाहता था। हेवुक की मां ने उसके पिता को डांटा कि वो बेटे से बेवजह सवाल पूछकर उसे परेशान कर रहे हैं, जबकि खुद उन्होंने ज़रूरत के समय प्रॉपर मैरिज प्रपोजल तक नहीं दिया था। अरेंजमेंट में मदद करते हुए महिला की नज़र अचानक टेबल पर रखे रिंग बॉक्स पर पड़ी। उसे अपने फ्यूचर डॉटर इन लॉ के लिए खरीदी गई रिंग देखने की क्यूरियोसिटी हुई। जब उसने बड़ी सी चमकती हुई स्टोन वाली रिंग देखी तो वो शॉक में आ गई। उसके अंदर एनवी और ग्रीड भर गई। उसने अपने बेटे की तरफ मुड़कर दांत पीसते हुए कहा कि उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रिंग खरीद ली है। ये सुनकर उसने कहा कि उसे इसे टच नहीं करना चाहिए। अपनी माँ का ध्यान हटाने के लिए उसने दूसरा बॉक्स निकाला और कहा कि उसने उसके लिए भी गिफ्ट लिया है, उसकी फेवरेट शॉप से एक ब्रोच। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसने कितनी समझदारी से 55 मिलियन की एक्सपेंसिव रिंग रिटर्न कर दी और सिर्फ 5 मिलियन की फेक रिंग ऑर्डर कर ली। उसने अपनी माँ की पुरानी ज्वेलरी से रिंग बॉक्स भी ले लिया और ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट खुद ही फेक बना लिया। उसे अपनी क्लेवरनेस पर बहुत प्राइड महसूस हो रहा था। जब माँ अपने गिफ्ट को देख रही थी, हेवुक हंजन से मिलने चला गया। आखिरकार वो एक घुटने पर बैठा और लड़की को प्रपोज किया, उसे खुश रखने का वादा करते हुए। उसके पेरेंट्स खुश थे कि उनके बेटे ने आखिरकार एक रिच डॉटर इन लॉ पकड़ ली। हंजन रिंग को एडमायर करते हुए बोली कि उसे कितना अच्छा लग रहा है कि उसने उसका सपना पूरा कर दिया। लेकिन अचानक लड़की ने कहा कि रिंग थोड़ी बड़ी है और वो साइज चेंज करवाने के लिए शॉप जाएगी। व्यू के ये सुनकर बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत कहा कि वो ये मैटर खुद हैंडल कर लेगा। हंजन ने कहा कि जब रिंग की कीमत 55 मिलियन है तो उसे तुरंत शॉप जाना चाहिए और रिंग का मेजरमेंट भी वहीं करा लेना बेटर रहेगा। प्राइस सुनते ही आदमी के पेरेंट्स शॉक में मुंह खोले रह गए। हिव्यूक को अपने पेरेंट्स की दबाव भरी नज़रें साफ महसूस हो रही थीं। उसकी माँ ने गुस्से में कहा कि वो कॉकस्क्रू लाएगी और पलटते समय उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो बाद में अपने बेटे को इतनी वेस्टफुलनेस के लिए डांटने वाली थी। इसी बीच हंजन खुशी से चमकते हुए महिला से पूछने लगी कि क्या वो नेक्स्ट वीक लड़की के पेरेंट्स से मिलने के लिए ठीक फील करेंगी। उसने बताया कि उसके पेरेंट्स अब्रॉड काम करते हैं और थोड़े समय के लिए उड़कर आएंगे ताकि अपने फ्यूचर इन लॉज से मिल सके। महिला ने तुरंत पूछा कि उसके पेरेंट्स किस तरह का बिजनेस करते हैं। लड़की ने बताया कि दुबई में उनका हाईटेक बिजनेस है और उनकी अपनी कंपनी है। फिर उसने कंपनी बिल्डिंग की फोटो दिखाई। हिव्यूक की माँ एक पल के लिए शॉक में फ्रीज हो गई। फिर उसने स्माइल की और पूछा कि उसके पेरेंट्स कब आ रहे हैं और कहा कि उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। उसने अच्छा बनने की कोशिश की और कहा कि उसकी हेल्थ बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हंजन ने अचानक अनाउंस किया कि वो अपने पेरेंट्स की ओनली डॉटर है, इसलिए उन्हें उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं है। इस वजह से वो इंसिस्ट करेंगी कि फ्यूचर हस्बैंड की फैमिली यंग कपल के लिए एक डिसेंट हाउस खरीदे। हिव्यूक की माँ के चेहरे पर आई स्माइल वहीं जम गई। पहले तो इस लड़की ने उसके बेटे से इतनी एक्सपेंसिव रिंग दिलवाई और अब हाउस भी खरीदवाना चाहती है।
फिर लड़की ने जोड़ा कि अगर उसकी माँ को चुना हुआ ऑप्शन पसंद आया तो वो अपने फादर को ज़रूर परसुएट करेगी कि वो उन्हें उससे भी दुगना महंगा और बेहतर हाउस दिलवा दें। इसलिए हिव्यूक को फ्यूचर होम के लिए अच्छा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए और उसके पेरेंट्स को ध्यान से सोचना चाहिए कि वो हाउस पर कितना पैसा स्पेंड करना चाहते हैं। महिला शॉक में खड़ी रह गई। तभी उसे समझ आया कि उसके बेटे ने इस लड़की के लिए इतनी एक्सपेंसिव रिंग क्यों खरीदी थी। उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा हर चीज़ प्रॉफिट के हिसाब से कर रहा है, क्योंकि शादी के बाद उसे कहीं ज़्यादा मिलने वाला है। हंजिन ने कहा कि वो नहीं चाहती कि हिव्यूक को उनकी ये कॉन्वर्जेशन पता चले ताकि वो एम्बैरेस्ड न हो, इसलिए उसने सीधे उसके पेरेंट्स से बात करने का फैसला किया। महिला को अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे गर्व था कि उसके बेटे ने इतनी बड़ी फिश फंसा ली है। अगले दिन हिव्यूक एक नई रियल रिंग खरीदने शॉप गया। वहां से निकलते हुए उसने सोचा कि काश उसने शुरू में ही एक्सपेंसिव रिंग खरीदी होती। अब उल्टा उसे ज्यादा पैसे देने पड़ गए। इसके अलावा उसे शॉप के चक्कर भी लगाने पड़े, क्योंकि वो हंजिन को वहां लाने का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता था। एंगेजमेंट रिंग आखिरकार उसे 60 मिलियन की पड़ी। वो आदमी रोने ही वाला था। अचानक उसने सीईओ किम ताइजुन को वहां से गुजरते देखा और सोचा कि ये यहाँ क्या कर रहा है, जबकि हाल ही में ये से यून के साथ इसी शॉप में घूम रहा था। हिव्यूक को तुरंत जेलसी और गुस्सा आया कि ये आदमी इतनी आराम से शॉपिंग कर रहा है और वो खुद सफरिंग में है। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल न किया होता तो आज उसे भी पैसों की चिंता नहीं होती। उसने सोचा कि पिछली बार से यून इस आदमी के साथ क्यों थी और ये पता लगाने का फैसला किया। वो उसके पास गया और हेलो कहा। हिव्यूक ने चापलूसी करते हुए कहा कि उसे अचानक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने का बहुत अफसोस है। वो एक फ्रूटफुल कॉपरेशन की उम्मीद कर रहा था। जुन ने बिना ज्यादा इमोशन दिखाए कहा कि अनफॉर्चुनेटली उनकी पहली बिजनेस ट्रिप सक्सेसफुल नहीं रही, इसलिए उसने इसे आगे कंटिन्यू न करने का फैसला किया। इतना कहकर वो बिना गुड बाय बोले सीधे वहां से चला गया। अपना ध्यान खींचने के लिए हिव्यूक ने पीछे से जोर से पूछा कि क्या वो हैनो नाम की लड़की को जानता है। ताइजुन वहीं रुक गया। हिव्यूक स्मर्क करते हुए बोला कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और के ग्रुप की एक ब्रांच में काम करती है। ताइजुन ने पलटकर कहा कि वो उसे जानता है। उसने मन ही मन सोचा कि अब उसे पता करना होगा कि उन दोनों के बीच किस तरह का रिलेशनशिप था। हिव्यूक ने आगे कहा कि सच में उसने हाल ही में उसे डंप कर दिया था और फिर उसने उसे किसी आदमी से हक करते हुए देखा, इसलिए वो बस जानना चाहता था कि वो कैसी है। सीईओ ने जवाब दिया कि उसने सिर्फ उसकी मदद की थी क्योंकि लड़की ठीक फील नहीं कर रही थी, लेकिन उसके पास हर एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स में पड़ने का टाइम नहीं है। हिव्यूक गर्व से बोलता रहा कि ब्रेकअप के बाद लड़की को जरूर बहुत तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि से यून इस वजह से कंपनी में कोई ट्रबल नहीं करेगी। ये सब सुनकर ताइजुन अनकंफर्टेबल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि से यून जैसे इंसान ने ऐसे लो आदमी को डेट कैसे किया। वो बिना कुछ बोले तेज कदमों से वहां से चला गया। हिव्यूक कुछ कह भी नहीं पाया। उसे बस समझ नहीं आया कि वो आदमी इतनी रुखाई से क्यों चला गया। से यून अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी थी, सोचते हुए कि वीकेंड ट्रिप के लिए उसे क्या क्या चाहिए होगा। उसकी नज़र नए लेस लॉन्जरे सेट्स के बॉक्स पर पड़ी। उसने वो सेट्स कुछ दिन पहले ही खरीदे थे और सोचा कि फिर से देखकर देखे कि वो उस पर कैसे लगेंगे। टी शर्ट उठाते ही उसे याद आया कि सर्जरी के स्कार्स अभी पूरी तरह हील नहीं हुए थे और साफ दिखाई दे रहे थे। उसे खुद पर गुस्सा आया, वो ये कैसे भूल सकती थी। तभी उसका फोन बजा। फोन उठाते ही उसके चेहरे पर स्माइल फैल गई। सीईओ का कॉल था। वो उसके घर के बाहर आया था और उसने कहा कि थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाए। ताइजुन बाहर खड़ा था और जब उसने तेज सांसों की आवाज सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। सी यून थी। वो उसे देखने की इतनी जल्दी में थी कि ठीक से रेडी होने का भी टाइम नहीं मिला, बस जैकेट कंधों पर डाल ली थी। भागकर आने की वजह से उसके गाल लाल हो गए थे। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही आदमी ने उसे एक बैग दिया जिसमें उसकी नई ग्लासेस थीं। उसने थैंक्स कहा और बोली कि वो खुद भी ले सकती थी। ताइजुन ने उसके कान के पीछे बालों की एक लट सलीके से रखी और कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर उसने स्माइल करते हुए पूछा कि क्या वो उससे कुछ और कहना चाहती है। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।